हेलो एंड वेलकम टू स्ट्रिंग्स ऑफ लाइफ, जहाँ पे हम बायोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स को बहुत ईजीली डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में हम लोग इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज एनिमल वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फिश फार्मिंग से रिलेटेड टॉपिक को। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स डाइव राइट इनटू इट। अगर एक प्रोटीन रिच डाइट की बात करी जाए तो फिशेस हमेशा से ही उसका इंटीग्रल पार्ट रही हैं। मतलब फिशेस आर अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। फिश सबको पता है एक एक्वाटिक एनिमल होता है और इनके लार्ज स्केल प्रोडक्शन को हम बोलते हैं फिश फार्मिंग या फिर वाटर एग्रीकल्चर। फिश कलेक्ट करने की प्रोसेसेस दो तरीके से हो सकती हैं। अगर हम नेचुरली करते हैं तो उसको फिशिंग बोलते हैं, सबको पता है, या फिर कैप्चर फिशिंग बोलते हैं जिसमें हम मछलियों को कैप्चर करते हैं। और एक और तरीका होता है जिसमें हम नेचुरली अकर करने वाली मछलियों को नहीं पकड़ते हैं बल्कि हम फिशेस की फार्मिंग करते हैं, तो उसको बोला जाता है कल्चर फिशरी। ऑल्सो फिशेस के जो सोर्सेस हैं वो मैराइन वाटर या फिर फ्रेश वाटर दोनों हो सकते हैं। मतलब या तो हम इनको ओशन या सी से ऑब्टेन कर सकते हैं या फिर फ्रेश वाटर सोर्सेज से ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर मरीन फिश फार्मिंग की बात करी जाए तो फिर इंडिया के पास अराउंड 7500 किलोमीटर्स की कोस्ट लाइन है और उसके आगे का समुद्र। तो इतना बड़ा पार्ट है जहाँ से फिशेस को ऑब्टेन किया जाता है या फिर किया जा सकता है। हमने भी प्रोटीन रिच सोर्सेज की बात करी तो फिर प्रोटीन रिच सोर्सेज में दोनों ही तरह की मछलियाँ आती हैं, चाहे वो ट्रू फिश हो जिनके फिन्स होते हैं या फिर वो शेल फिश हो। और अगर मरीन फिशिंग की बात करी जाए तो कॉमनली ऑब्टेन फिशेस के नाम क्या क्या हो गए? पॉम्फ्रेट, मैकरेल, ट्यूना, सार्डाइन्स एंड बॉम्बे डक। इसी के साथ कुछ और ऐसी मछलियां भी होती हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। म्यूलेट्स, बेटकी एंड पल्स स्पॉट सच एज म्यूजल्स, प्रॉन्स एंड ऑयस्टर्स। ऑल्सो ऑयस्टर को जो वो मोती बनाते हैं, जो वो पर्ल बनाते हैं, उसके लिए भी उनको ग्रो करवाया जाता है, उनको कल्चर किया जाता है। अब इसमें नेचुरल फिशिंग का तरीका तो तुम्हें मालूम होगा कि बोट्स पे जाते हैं समुद्र वाले एरिया में और वहाँ पे नेट्स का यूज़ करके अलग अलग टाइप के नेट और उसमें बेट लगा के, मतलब जिससे मछलियाँ अट्रैक्ट हों और उस नेट में फंस जाएं, उस तरीके से मछलियों को पकड़ा जाता है। लेकिन जितनी मछलियों की डिमांड है फॉर फूड एंड फॉर अदर पर्पजेज़ वो नेचुरल फिशिंग से पॉसिबल नहीं हो पाती है, वो नेचुरल फिशिंग से कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो उसके लिए क्या किया जाता है? कल्चर फिशरी को ऑप्ट किया जाता है, जो कि हम आगे देखेंगे कि कल्चर फिशरी में किस तरीके से हम फिश को ग्रो करवाते हैं। बट नेचुरल फिशिंग मेरीन वाटर से तुम लोग को समझ में आ गया और कौन कौन सी मछली ऑब्टेन करी जाती हैं वो भी मैंने तुम लोग को बता दिया। आप लोग स्क्रीन पे उनका नाम देख सकते हो। फिर आता है इनलैंड फिशरीज या फिर इनलैंड फिश फार्मिंग। अब यहाँ पे क्या होता है? इनलैंड का क्या मतलब है या फ्रेश वाटर सोर्सेज का क्या मतलब है? नदियाँ, तालाब, मतलब रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स और इस तरीके की जो वाटर बॉडीज हो गई, ये हो गए आपके फ्रेश वाटर सोर्सेज। इसके साथ साथ कुछ ऐसे सोर्सेज भी होते हैं जहाँ पे सी वाटर और फ्रेश वाटर मिलता है, जहाँ पे ब्रैकिश वाटर होता है। ब्रैकिश वाटर मतलब ऐसा पानी जिसके अंदर सॉल्ट कंटेंट तो हो बट सी और ओशन जितना ना हो, जैसे एस्चुरीज वगैरह हो गई। तो ऐसी जगहों पे और प्योर फ्रेश वाटर सोर्सेज जो हैं वहाँ से भी मछलियों को ऑब्टेन किया जाता है। बट यहाँ पे पाए जाने वाली मछलियाँ क्वांटिटी में कम होती हैं इफ़ कंपेयर टू मैरीन फिशरीज, क्योंकि समुद्र में और ओशंस में जाहिर सी बात है एक्वाटिक एनिमल्स ज़्यादा पाए जाएंगे। फिर भी फ्रेश वाटर सोर्सेज से जब मछलियों को ऑब्टेन किया जाता है तो उस चीज़ को हम बोलते हैं एक्वाकल्चर। कई बार इंटीग्रेटेड फिशिंग को भी ऑप्ट किया जाता है एज अ वे टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ फिश। जैसे कि कुछ केसेस में क्या करते हैं, चावल के खेत यानी कि पैडी फील्ड्स के अंदर हमें पता है कि चावलों को स्टैंडिंग वाटर चाहिए होता है अच्छा खासा अमाउंट, तो उसी फील्ड में हम फिशेस को भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं ताकि वो भी अपना न्यूट्रिशन लेती रहें और ग्रो करती रहें और हमें एक ही फील्ड से चावल भी मिल जाए और मछलियाँ भी मिल जाए। बट ऑब्वियसली हम उस तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं कि वो चावल की खेती को नुकसान ना करें। ठीक है, एक और तरीका देख लेते हैं मछलियों की यील्ड इंक्रीज करने का उतने ही एरिया में, जो कि कंपेरेटिवली थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। उसे बोला जाता है कंपोजिट फिश कल्चर। इसमें क्या होता है, सपोज आपके पास एक वाटर बॉडी है, ठीक है, एक पॉन्ड है, तालाब, तो उसमें आपने अलग अलग टाइप की मछलियाँ डाली। बट अगर आप मछलियों का नंबर बढ़ाते जाओगे तो वो एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगी फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। तो हम करते क्या है, हम अलग अलग टाइप की मछलियाँ तो डालते हैं, क्वांटिटी भी हाई रखते हैं, बट हम ऐसी मछलियाँ डालते हैं जो कि अलग अलग लेवल पे रिसाइड करें। फॉर एग्जांपल हमने एक तरह की फिश इंट्रोड्यूस करी, कैटलस, जो कि पॉन्ड के ऊपर के साइड पे फीड करती है, मतलब वो टॉप की लेयर से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेगी। फिर हमने इंट्रोड्यूस करी रोहुस, जो कि मिडिल वाले एरिया से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेगी। फिर हमने इंट्रोड्यूस करी मैरीगल्स या फिर कॉमन कार्प, जो कि बॉटम एरिया से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेंगी। एंड देन ग्रास कार्प्स, जो कि जो पॉन्ड में वीड्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट, उनसे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेंगी। तो हमने कंपोजिट फिश कल्चर में क्या किया, एक ही वाटर बॉडी में अलग अलग टाइप की मछलियों को इंट्रोड्यूस किया जो कि अलग अलग वाटर लेवल पे रिसाइड करती हैं और फीड करती हैं। तो इससे हुआ क्या, मछलियों का नंबर तो काफ़ी था उस वाटर बॉडी में, लेकिन उन्होंने आपस में कम्पीट नहीं किया और किसी भी एक पर्टिकुलर वाटर लेवल पे ओवर क्राउडिंग नहीं हो गई मछलियों की। तो इसे बोला जाता है कंपोजिट फिश कल्चर। लेकिन फिशेस के इंटीग्रेटेड कल्टीवेशन में एक दिक्कत आती है
जितनी भी फिशेस होती हैं मोस्टली वो मानसून सीजन में ब्रीड करती हैं। अब आप उस टाइम पे अगर सारी मछलियों को कंज्यूम कर लोगे, जो कि हम रेगुलरली करते ही रहते हैं, तो वो ब्रीड कब करेंगी? ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि मछलियाँ पूरे साल ब्रीड कर रही हैं। तो मानसून सीजन के टाइम के अराउंड काफ़ी स्ट्रेस आ जाता है ऑन द फिश कंजम्पशन, क्योंकि अगर हम लोग वाइल्ड वेराइटीज़ के भी सीड ऑब्टेन कर लें, सीड का मतलब है मछलियों के एग्स, ठीक है, एग्स और गैमीट्स वगैरह बेसिकली, तो अगर हम वो ऑब्टेन कर लेते हैं तो उसमें दिक्कत ये होती है कि हमको कैसे पता कि जो हमने पानी में से सीड्स ऑब्टेन करे हैं वो वाइल्ड वेराइटी के नहीं है और ये उसी मछली के हैं जो कि हमको चाहिए थे। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हम लोग हार्मोनल स्टिमुलेशन करवाते हैं, ताकि मछलियाँ सिर्फ मानसून में ही नहीं बल्कि अलग अलग टाइम पे भी रिप्रोड्यूस कर सकें, ब्रीड कर सकें और हमारी मछलियों की रिक्वायरमेंट पूरी की जा सके। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ फिशेस। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं इनलैंड फिशेस। ये वो फिशेस हैं जो कि हम फ्रेश वाटर से ऑब्टेन करते हैं, मतलब रिवर, पॉन्ड, लेक्स या फिर एस्ट्यूरीज, इस टाइप की जो वाटर बॉडीज़ हैं, यहाँ से हमको ये वाली मछलियाँ ऑब्टेन होती हैं। इनकी भी अगेन दो तरह की ब्रीड्स हैं, जैसे कि हमने सारे एनिमल्स के साथ देखा, इंडिजीनियस और एक्जॉटिक। तो इनकी इंडिजीनियस ब्रीड के एग्जाम्पल देख लेते हैं, कैटला कैटला, रोहिटा, कालबासू, सिरीना मृगाला, मिस्टर सिंगारा और वल्लागो अत्तू। ये इन ब्रीड्स के नाम हैं जो कि तुम्हें सामने स्क्रीन पे भी दिखेंगे, और इनका निकनेम या फिर कॉमन नेम जो होता है वो भी मैं लिख दूंगा। और अगर कुछ एक्जॉटिक ब्रीड्स की बात करी जाए जो कि बाहर से ऑब्टेन करी जाती हैं, दोज आर सिल्वर कार्प एंड ग्रास कार्प, ठीक है। और जो हमने भी ऊपर देखा, जो इंडिजिनस ब्रीड थी कैटला कैटला, इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कार्प, मतलब ये बहुत तेज़ी से ग्रो होती है। इसके बाद आती है हमारी मैरीन फिशेस। ये वो होती हैं जो कि हमें सी वाटर या फिर ओशन वाटर से ऑब्टेन होती हैं। इनकी जो इंडिजिनस ब्रीड्स हैं उनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, हिल्सा, कैटफिश, सैरडाइन, म्यूगिल, रेड म्यूलेट, सैमन, पॉम्फ्रेट, रिबन फिश, फ्लाइंग फिश, मैकरेल, ईल एंड बॉम्बे डक। तो ये तो हो गए एग्जाम्पल्स मछलियों के। और सिर्फ मछलियाँ ही नहीं, सी फूड के नाम पे हम लोग और भी चीज़ें ऑब्टेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल श्रिम्प्स, लॉबस्टर्स, शेलफिश, ऑयस्टर्स एट्सेट्रा। ये वो ऑर्गेनिज्म है जो कि सी से ऑब्टेन करे जाते हैं और बहुत सारे लोग वर्ल्ड वाइड उन्हें कंज्यूम करते हैं इन देयर डाइट। इसके बाद हम देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या क्या होती है फिश फार्मिंग की। तो पहली चीज़, फिशेस आर अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन विच इज़ ईजिली डाइजेस्टेबल। कहने का मतलब है कि फिश जो होती है वो डाइट में अच्छे अमाउंट में प्रोटीन ऐड करती है और अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाती है। सेकंड, शार्क लिवर ऑयल एंड कॉड लिवर ऑयल आर अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड डी। थर्ड, फिश ऑयल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स एंड पेंट्स, मतलब साबुन और पेंट्स वगैरह बनाने के लिए भी मछलियों के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ, फिश मीट इज एन एसेंशियल सोर्स ऑफ रिच प्रोटीन इन द डाइट ऑफ कैटल एंड पोल्ट्री, मतलब कैटल और पोल्ट्री के वो एनिमल्स जो कि मीट कंज्यूम कर सकते हैं, अगर हम उन्हें फिश देते हैं तो उनकी डाइट में काफ़ी अच्छे अमाउंट में प्रोटीन इंक्रीज होता है। फिफ्थ, फिशेस से जो वेस्ट प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है इट इज़ यूजफुल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड एडेसिव्स। फर्टिलाइजर सबको पता है क्या होते हैं, एडेसिव्स का मतलब जो भी कुछ चिपकाने वाली चीज़ होती हैं जिससे हम कुछ स्टिक करते हैं, वहाँ पे भी फिश के प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाता है। एंड सिक्स्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शार्क से जो हम लोगों को लेदर ऑब्टेन होती है इट इज़ वेरी ड्यूरेबल, और मार्केट में जब आप शार्क लेदर को बेचते हो तो उसके काफ़ी अच्छे प्राइजेस मिलते हैं। तो ये हो गए एडवांटेजेस कि क्यों हम लोग फिश फार्मिंग करते हैं और उससे क्या क्या फ़ायदे हम लोगों को होते हैं। इसके बाद एक टॉपिक आता है पिसीकल्चर। रियरिंग, ब्रीडिंग एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ फिशेस ऑन अ लार्ज स्केल इज नोन एज पिसीकल्चर। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, ओवरऑल फिश को डोमेस्टिकेट करना और उनको केयर करके इंक्रीज करना, उनका नंबर, उनको प्रॉपरली मैनेज करना ताकि हम उससे मीट या फिर अलग अलग चीज़ें ऑब्टेन कर सकें। इस पूरे प्रोसेस को पिसीकल्चर बोलते हैं। जस्ट लाइक जैसे हमने एनिमल हस्बेंड्री पढ़ा था, फिशेस के केस में उसको पिसीकल्चर बोला जाता है। फिशेस की ब्रीडिंग, हैचिंग और ग्रोइंग की प्रोसेसेस में न्यू टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करने की वजह से हम लोगों ने काफ़ी इंक्रीज देखा इन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन, और इसी पूरी चीज़ को बोला जाता है ब्लू रेवोल्यूशन। जैसे कि ग्रेन्स के केस में ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता था, लास्ट चैप्टर में हमने देखा था ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, तो यहीं पे उसी ब्लू रेवोल्यूशन की बात की जा रही है। ब्लू रेवोल्यूशन के बाद से दो फायदे देखे गए। फिशेस की यील्ड जो ऑब्टेन करी जाती है वो फ्रेश वाटर में तो 167% से बढ़ गई है, और मैरीन वाटर में अराउंड 57% से इंक्रीज हो गई है ड्यूरिंग द लास्ट 20 ईयर्स। एंड सेकेंडली, फिशेस का सर्वाइवल रेट जो होता है वो 30% से 95% तक जा चुका है। मतलब पहले अगर सिर्फ 30% मछलियाँ सर्वाइव कर पाती थी फ्रॉम द टोटल पॉपुलेशन, तो आज के टाइम पे वो 95% है। इसके बाद आता है मेथड्स ऑफ कल्चर फिशरी। हम लोग इतनी देर से फिश फार्मिंग और कल्चर फिशरी की बात कर रहे हैं, बट एक बार देख तो लें कि कल्चर फिशरी में होता क्या है। तो टोटल 4 स्टेप्स हैं, बहुत इजी स्टेप्स हैं, जल्दी से देखते हैं, आ जाओ। पहला, मछलियों के अंडे कलेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम द नर्सरीज। अंडे तुमको पता ही है, एग्स, तो फिशेस के एग्स कलेक्ट किए जाते हैं, उनको हैच करवाया जाता है इन द हैचरीज।
हैचरीज एक जगह है जहाँ पे मछलियों के अंडों को हैच करवाया जाता है। हैच मतलब उसको जब तक अंडा फूटता है तो उसको सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड करी जाती है। उसके बाद जो यंग फिशेस हैं उनको लेके ग्रो करवाया जाता है अच्छे कंडीशंस में। एंड फोर्थ, जब वो मछलियां ढंग से ग्रो हो जाती हैं, जब वो यंग मछलियों से प्रॉपर एडल्ट्स बन जाती हैं जिनसे हम अपनी मीट सप्लाई को फुलफिल कर सकते हैं, तो उस टाइम पे हम उन मछलियों को हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो ये हो गए 4 स्टेप्स। पहले अंडे खरीदे गए, उनको हैच करवाया गया, उनको सूटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करी गई ताकि वो ढंग से ग्रो कर सकें, और जब वो ग्रो कर लिए तो हमने उनको हार्वेस्ट कर लिया ताकि हम उससे मीट ऑब्टेन कर सकें। तो यही होता है कल्चर फिशरी के 4 स्टेप्स। ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे हैचरीज हैं बहुत सारी, जो कि फार्मर्स के लिए अवेलेबल रहती हैं ताकि वो उनका यूज़ करके फिश फार्मिंग को इंक्रीज कर सकें। भुवनेश्वर में एक इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, जिनके सिग्निफिकेंट एफर्ट्स की वजह से हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा एडवांसेस देखने मिले इन द यील्ड ऑफ कैटफिश। और इसी कल्चर फिशरी की वजह से इंडिया में सैमन, कैटफिश और कार्प की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ पाई। तो ये सारी चीज़ें थी फ्रेश वाटर और मैरीन फिशरीज के बारे में। हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि किस किस तरीके से 2 सोर्सेस होते हैं फिशेस के, विच इज़ सी वाटर एंड फ्रेश वाटर, और क्या क्या 2 तरीके होते हैं जैसे हम फिशेस को ऑब्टेन कर सकते हैं, विच इज़ कैप्चर फिशिंग एंड कल्चर फिशरी। इसके साथ हमने देखा एडवांटेजेस ऑफ फिशिंग एंड पिसीकल्चर, कि फिशेस को आर्टिफिशियली ऑब्टेन किया कैसे जाता है। तो ये सारे टॉपिक थे इस वीडियो के लिए। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट इतना है नहीं। अगेन किसी का कोई डाउट हो तो मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और यहाँ पे जो फिशेस के नेम्स हैं ये तुम लोगों को याद ही करने पड़ेंगे। तो जितनी बार रिवाइज करोगे, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, उतनी बार तुम लोगों को अच्छे से रिवीजन में फ़ायदा होगा। वरना तो मेरी वीडियो ही पीछे जाके देख लो, उन फिशेस का नेम अच्छे से लिख लो और उनको डेली रिवाइज कर लो। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटे छोटे से नेम्स हैं। मिलता हूँ मैं तुमको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।